नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे यूक्रेन में चल रहे विवाद से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि यूक्रेन किसी से नहीं डरता। उन्होंने ये बयान रूस द्वारा आक्रमण के करीब पहुंचने के संकेतों के बीच दिया है। साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के बारे में बताया है कि पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के साथ साथ वहां पर अपने सैनिकों की तैनाती करने के आदेश भी दिए हैं। दुनिया के कई देश रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई। इस दौरान यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि रूसी संघ के साथ साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गहरी चिंता का विषय है। इन घटनाक्रमों की वजह से क्षेत्र की शांति और सुरक्षा कमजोर हो सकती है। तो वहीं उधर अमेरिका ने यूक्रेन के मसले को लेकर काफी सख्ती दिखाई है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और नाटो, ब्रिटिश समेत कई देशों ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन सॉकी ने बताया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के डीएनआर और एलएनआर क्षेत्रों में नए निवेश, व्यापार और वित्तपोषण को प्रतिबंधित करने के लिए जल्द ही एक कार्यकारी आदेश जारी करेंगे। और समाज सुधार अभियान के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर के जीविका दीदियों को संबोधित करेंगे। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में यह कार्यक्रम रखा गया है और इसी को लेकर भागलपुर के प्रभारी मंत्री रामसूरत राय ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश भी दिए गए। तो वहीं 27 फरवरी को पटना में यह कार्यक्रम किया जाएगा। 5 मार्च को पूर्णिया और 6 मार्च को मेधुपुरा में यह कार्यक्रम होना है। और भागलपुर में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंत्री रामसूरत राय ने 2 दिन पहले यहां पर वो पहुंचे थे। साथ ही भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इस कार्यक्रम में कई तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चुस्त और दुरुस्त रहेगी। इसी दौरान भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। साथ ही होटल और छात्रावास पर भी नजर रखी जा रही है। और यूक्रेन पर रूस के कदम से युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इसको लेकर अब भारत ने भी यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। आज सुबह 7:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से एयर इंडिया का एक विशेष विमान यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रवाना किया गया है। एयर इंडिया का यह विमान भारतीय छात्रों को लेकर आज रात ही स्वदेश लौटेगा। विदेश मंत्रालय के सहयोग से एयर इंडिया के अलावा अन्य देशों की उड़ानों से भी भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ानें निर्धारित की गई हैं। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने बताया है कि 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीयों की सलामती हमारी प्राथमिकता है। बता दें कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने गाइडलाइंस जारी कर यूक्रेन में रहने वाले सभी भारतीय छात्रों और उन भारतीय नागरिकों को जिनका वहां रहना जरूरी है और जरूरी नहीं भी है, उन्हें पूर्वी यूरोपीय देशों से अस्थायी रूप से छोड़ने की सलाह दे दी है। 2 दिन पहले ही भारतीय दूतावास ने यह घोषणा की थी कि एयर इंडिया 22, 24 और 26 फरवरी को कीव और दिल्ली के बीच 3 उड़ानें संचालित करेगी। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार द्वारा महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई आखिर कुछ और निकल कर आई है। बता दें कि महिलाओं और लड़कियों की बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और इसी दौरान ताजा मामला बाहरी उत्तरी जिले के नरेला औद्योगिक क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहां पर 2 लोगों ने एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। हालांकि इस जघन्य कांड को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों में एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लड़की 12 फरवरी को अपने घर से लापता हो गई थी। इसी के बाद से उसके माता पिता और भाई ने उसकी तलाश शुरू कर दी। तो वहीं 3 दिनों की तलाशी के बाद जब वो कहीं नहीं मिली तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन इस दौरान पुलिस के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब 1 बजे पीसीआर को नरेला औद्योगिक क्षेत्र के सनठोड गांव में एक दुकानदार राहुल राय का फोन आया।
वहां कुछ दिनों से झांसी किसी काम से वो आया हुआ था और शनिवार को जब वो लौटा तो दुकान खोलकर देखा तो उसमें से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और बोरियों में रखे गोबर के उपलों के ढेर के नीचे लापता लड़की का आंशिक रूप से शत-विशत शव मिला। राय ने पुलिस को यह भी बताया कि दुकान के 2 कर्मचारी लापता हैं। इसके बाद पुलिस ने जिन घरों में वो रहते थे वहां पर भी छापेमारी की, लेकिन वो आरोपी वहां भी नहीं मिले। इसके बाद में उनसे एक सोमवार को सोनत के बाहरी इलाके से पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है। और रिद्धिमान साहा को एक पत्रकार से मिली धमकी पर अब बीसीसीआई एक्शन में आ चुका है। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा है कि बोर्ड रिद्धिमान साहा के साथ हुई इस पूरी घटना के बारे में जानकारी लेगा। इसके साथ ही एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि साहा अगर लिखित शिकायत करते हैं तो संबंधित पत्रकार पर बीसीसीआई लीगल एक्शन ले सकता है। अरुण धूमल ने कहा कि हम रिद्धिमान से उनके ट्वीट के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या उन्हें धमकी दी गई थी। हम साहा से उनके ट्वीट और ट्वीट के बैकग्राउंड और संदर्भ को भी जानना चाहेंगे। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कह सकता। बोर्ड सचिव जय शाह रिद्धिमान से इस मामले में बात करेंगे। और इस दौरान आपको बताते चलें कि टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने शनिवार को ट्विटर पर व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। इनमें एक पत्रकार उन्हें धमकाता हुआ नजर आ रहा था। साहा को यह धमकी उस पत्रकार को कॉल बैक नहीं करने के कारण मिली थी। उन्होंने इस ट्वीट के बाद आकाश चोपड़ा, हरभजन सिंह से लेकर पूर्व कोच रवि शास्त्री तक उनके सपोर्ट में सब उतर आए थे। और यूपी चुनाव के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कार्यकर्ता से मुखातिब होते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर आदमी को मुसीबत में अब्बा जान, अम्मी जान और भाईजान याद आते हैं। 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया और कुछ किया नहीं तो अब्बा जान, अम्मी जान, भाईजान और पाकिस्तान याद आ रहा है। कारण साफ है कि ये महंगाई छुट्टा जानवर का जवाब नहीं दे सकते। ये बता नहीं सकते कि 5 साल इन्होंने क्या किया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि कोरोना के चलते लाखों लोग मर गए बिना इलाज, बिना ऑक्सीजन के। इसका जवाब नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि पहला, दूसरा और तीसरे चरण के जो चुनाव हुए हैं इसमें बीजेपी बहुत पीछे चली गई है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। 10 मार्च को बीजेपी का जाना तय है और कांग्रेस सेक्युलर फोर्सेस का आना तय है। और यूपी के कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा के बीजेपी और अपना दल गठबंधन प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक जनसभा की। ये जनसभा सिराथू विधानसभा के गुलामीपुर बाजार में आयोजित की गई, जहां अनुप्रिया पटेल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय का हाथ उठाकर अभिवादन भी किया और मंच संभालते ही वो मुख्य विपक्षी दल सपा पर हमलावर हो गई। इतना ही नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन और सपा की सिराथू विधानसभा प्रत्याशी पल्लवी पटेल को भी आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने सबसे पहले अपने स्वर्गीय पिता सोनीलाल पटेल के बलिदानों को याद किया। इसके बाद उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतापगढ़ की सीट अपना दल की जीती हुई है, लेकिन मां के खिलाफ मेरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। अपना दल ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है क्योंकि अनुप्रिया जहां भी है और वो अपने माता पिता की बदौलत है। पल्लवी पटेल मेरी बड़ी बहन है, लेकिन पल्लवी एनडीए गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और आज मैं उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने आई हूं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दमोह जिले के कुंडलपुर और बंदकपुर में पवित्र क्षेत्र से बनाया जाएगा। यहां पर मांस, मदिरा जैसी वस्तुएं प्रतिबंधित रहेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
और उनकी पत्नी साधना सिंह के साथ उन्होंने कुंडलपुर जैन धर्म के पंचकल्याणक महामहोत्सव में बड़े बाबा के दर्शन करने जब वो पहुंचे थे, यहां उन्होंने बड़े बाबा के दर्शन पूजन अर्चन के बाद विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री चौहान और उनकी पत्नी पंचकल्याणक महोत्सव में इंद्र और इंद्राणी के रूप में उपस्थित हुए, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंडलपुर में बना बड़े बाबा का मंदिर अद्भुत है और ये एक ऐसा मंदिर है जिसे देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। इस पवित्र धरती पर पूरी दुनिया से लोग आकर बड़े बाबा का दर्शन कर लाभ लेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण कर उन्हें हरा भरा बनाया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इसकी योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। और पंजाब चुनाव के रिजल्ट से पहले फरलो पर बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने उन्हें खालिस्तानियों से जान का खतरा बताते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। सरकार ने सुरक्षा का अधिकार और आधार ADGP को रिपोर्ट को बनाया है। सरकार ने कहा कि खालिस्तान समर्थक डेरा प्रमुख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए उन्हें सख्त सिक्योरिटी दी जा रही है। फरलोप और एक निश्चित अवधि के लिए मिली अस्थायी छुट्टी को कहते हैं, जहां आपको बता दें कि कानून के मामलों में आमतौर पर जेल में लंबी सजा काट रहे कैदियों को यह दी जाती है। 2017 के बाद से ही रोहतक जेल में बंद डेरा प्रमुख राम रहीम को दूसरी बार जेल से छुट्टी मिली है। राम रहीम को 2017 में 2 अनुयायियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में 20 साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा डेरा प्रमुख को एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के जुर्म में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के जो मामले सामने आ रहे हैं वो अब दिन पर दिन घटते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,405 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 673 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। कल 19,968 मामले दर्ज किए गए, यानी कल की तुलना में आज मामले घट गए हैं। देश में पिछले दिन 37,901 लोग ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1,81,075 हो गई है। तो वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,12,344 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,21,58,010 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।